हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज के एंड लैंडिंग एक्टिविटीज़ की एंड आज हम इस सेशन में वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस एंड क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, फर्स्ट वन इज रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरिटरीज। ये वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हम कंट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब IBRD स्टैब्लिश की जाती है, इसका पर्पस यही था जो डिवॉस्टेड इकोनॉमीज हैं इनकी डेवलपमेंट करना। तो बाद में ये क्या करने लगी, ये पुअर कंट्रीज की हेल्प करने लगी। तो आज भी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी डेवलपमेंट करना इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन चुका है। सो इसके लिए ये क्या कर रही है, दे फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जो भी इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्निकल असिस्टेंस है, इनके लिए जे इन्वेस्टमेंट के लिए फंड प्रोवाइड कराती हैं। जे इनकरेज करती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज के, ताकि वो भी डेवलप कर सके, उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, उनकी इनकम को इंक्रीज करना, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोजेक्ट लगते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते, उनको डर होता है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं इनके लोन की। सो बाय मीन्स ऑफ गारंटीज ऑन पार्टिसिपेटिंग इन लोन्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में एंड इसके साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ। जे लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनका पर्पस ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ हो, ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ हो। इसके लिए वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इन्वॉल्व हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इससे भी लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसके लिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं किसी भी मेंबर कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में ना आए, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इनका पर्पस क्या है, हर एक मेंबर नेशन की डेवलपमेंट करना। जो डेवलपमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लोन फॉर प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, जो स्मॉल लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत यूजेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्थी हैं, इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। जी आज के टाइम में एटलीस्ट 12,000 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसका इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। इन्होंने स्टाफ कॉलेज स्टैब्लिश किया था इन 1956, जिसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो ऑफिशियल्स हैं इनको ट्रेनिंग देते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की, जिसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम होता है। जो मेंबर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इनको ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो जी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो जी ट्रेनिंग देते हैं मेंबर नेशंस को, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, रूरल हेल्थ केयर के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, इनको कैसे मैनेज करना है, देश में कैसे डेवलपमेंट करनी है। तो इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे हर एक मेंबर कंट्रीज है उनकी सरकारें बेनिफिट उठाती हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस।
टेक्निकल असिस्टेंस जी स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड करा रहे हैं। टेक्निकल इंस्टेंसेस इसका एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है, एक इंटेग्रल इंसेप्शन बन चुकी है। जी स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सेक्टर्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो करवाते हैं, इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद जाकर एक मेंबर को लोन प्रोवाइड कराते हैं, देन उनको बताते हैं आपको फंड कैसे कहां पर यूज करना है, तो इससे टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है, जो कि मेंबर कंट्रीज के लिए स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनकी टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत डाउन है, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है वर्ल्ड बैंक। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज होगी, एनर्जी होगी, पावर होगी, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, इन सब के लिए भी जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराती है। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च। जे सबसे इम्पोर्टेंट है, जे चाहते हैं कि हर एक कंट्री में इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च होनी चाहिए, इसलिए जे अपने एडमिनिस्ट्रेटिंग बजट का रफली 3% है वो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च पर करते हैं। इन 1983 में इन्होंने रिसर्च पॉलिसी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया, जिसका पर्पस क्या था कि हम रिसर्च करेंगे, हर एक कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पुअर कंट्रीज की हेल्प करने के लिए बहुत कुछ करता है, जो डेवलपमेंट करता है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, बहुत कम रेट पर लोन प्रोवाइड कराता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। तो वो क्रिटिसिज्म क्या है? फर्स्ट वन इज अनडेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। जो वर्ल्ड बैंक का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है वो अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वोटिंग पावर कैसे है, फंड्स के हिसाब से है। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिसके पास वर्ल्ड बैंक के ज़्यादा शेयर है, उसकी वोट की ज़्यादा पावर है, बाकी कंट्रीज की कम है। आज के टाइम में यूएसए के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, तो वोटिंग पावर की उसके पास ही सबसे ज़्यादा है। एंड जो डेवलप कंट्रीज हैं इनके पास ज़्यादा शेयर होने की वजह से मोर वोटिंग पावर है, तो जी उनके लिए ही काम कर रहा है। जो प्रेसिडेंट होता है बैंक का वो हमेशा ही यूएसए का सिटीजन होता है, जो भी अनडेमोक्रेटिक है। बाकी अदर कंट्रीज भी हैं, इनको भी इसमें पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता। जो वर्ल्ड बैंक है आज के टाइम में क्या काम कर रहा है, इट कंसिस्टेंटली पुश न्यू लिबरल एजेंडा ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इनका एजेंडा है, इनको ही पुश कर रहा है। जी हर एक डेवलपिंग कंट्रीज को कहता है आप न्यू लिबरल पॉलिसी को अपनाएं। 91 में जब हमने न्यू लिबरलिज्म को अडॉप्ट किया था, वो क्या था, वो तो भी यही था, हमें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस चाहिए थी। तो उन्होंने कहा आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, लिबरलाइज करना होगा, ग्लोबलाइज करना होगा। तो ये हर एक कंट्री पर फोर्सफुली न्यू लिबरल एजेंडा को अडॉप्ट करवाते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी है, अनडेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इशूइंग लोन्स। जो वर्ल्ड बैंक है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू करने पर फोकस कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट कर दिया है जिसपे ये माना जाता है हाई लेवल ऑफ लैंडिंग्स आर डीम टू बी गुड। अगर कोई कंट्री ज़्यादा लैंडिंग ले रही है वो सबसे अच्छी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है। जी इस पर फोकस नहीं करते कि रियल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, जी सिर्फ लोन को इशू करने पर फोकस कर रहे हैं। जी नहीं ध्यान दे रही कि जो लोन प्रोवाइड कराया गया था वो लोन से फिनाइट पीरियड पर जितने टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट था, क्या उसका रियल ऑब्जेक्टिव है, रियल डेवलपमेंट है, वो हमने अचीव की है या नहीं की है। तो ये फोकस करते हैं सिर्फ क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर इनका फोकस नहीं है। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन वो भी एफिशिएंट वे से नहीं करते हैं। तो इनकी हेल्थ प्रोजेक्ट्स कैसे होती है, बाय लुकिंग एट इकोनॉमिक आउटकम मेजर्स। जे उसकी वायबिलिटी नहीं देखते, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे जे नहीं देखते, किस कंट्रीज को इस प्रोजेक्ट की जरूरत है या नहीं है।
तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इंप्लाई कम करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। जे प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पर भी कम काम कर रहे हैं, जे निगलेक्ट किया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी एरिया। तो इनकी प्रायोरिटी का है इन सेक्टर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स पर, ना कि जो इनके प्रोजेक्ट थे इनको सस्टेन करने पर, जिसके थ्रू जो फंडिंग प्रोवाइड कराते जाए। तो इनके नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर ही जे फोकस करते हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके पर सस्टेनेबिलिटी इनकी कम होती है। एंड लास्ट वन इज यूजर चार्जेस। जी लोन प्रोवाइड तो बहुत करवा रहे हैं, इशूइंग लोन्स जी देते जा रहे हैं, लेकिन इससे लो इनकम कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोअर इनकम कंट्रीज हैं इनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज हो रहा है, वो इसको मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। उनकी इकोनॉमी की इंटरनल कंडीशंस हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाती हैं, और हर एक कंट्री है वो एक फी पे करती है, जिस फी को यूजर चार्जेस कहा जाता है। ये यूजर चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं जो पुअर कंट्रीज हैं वो लोन लेने में असमर्थ रहती हैं। तो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, लेकिन स्टिल क्रिटिसिज्म होने के बाद भी इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। क्या इम्पोर्टेंस है कि हाईली रिगार्डेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इन दिस वर्ल्ड। आज के टाइम में अगर कोई पुअर कंट्री है, अगर उसको लोन की ज़रूरत है तो वो कहाँ पर जाएगी, वो वर्ल्ड बैंक के पास ही जाती है। मोस्ट एंड फर्स्ट प्रेफरेंस किस पर होती है, वर्ल्ड बैंक पर होती है। हर एक कंट्री वर्ल्ड बैंक के पास जाना ही प्रेफर करती है, और फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिलेटेड रिसर्च पर जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तभी तो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा डेवलपमेंट कर पा रही हैं। और जे कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट पर, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स पर, फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, इन पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। जे एजुकेशन के लिए फंड प्रोवाइड करा रही है। हमने इंडिया ने खुद एक अंडर डेवलपिंग कंट्री थी जो डेवलप कर रहे हैं, इनकी हेल्प से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट की है। हमने आज भी वल्नरेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए 1.65 बिलियन डॉलर्स हैं इनसे लिए हैं। तो ये हर एक डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करती है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं इनकी हेल्प करती है। तो विद दिस हमारा वर्ल्ड बैंक का टॉपिक कंप्लीट होता है, जो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन चुकी है, जो हर एक टाइम पर जो मेंबर नेशंस हैं, स्पेशली पुअर कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको असिस्ट कराती है, इनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। तो विद दिस हमारा वर्ल्ड बैंक का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।